आज की कहानी सोफी नाम की एक 10 साल की छोटी बच्ची के बारे में है जो लंदन जैसे बड़े शहर के एक अनाथालय में रहती है क्योंकि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। सोफी को अनिद्रा इंसोमनिया है, जिसका अर्थ है रात में न सो पाने की बीमारी, और वो रात में अनाथालय के आसपास घूमती रहती है। उसका मानना है कि रात में झोली वाला बाबा झोला लिए हुए एक आदमी आता है और लोगों को उठाकर ले जाता है। वो कहती है कि मिल्टन का मानना है कि वो रात 12 बजे आता है। अन्य बच्चे सोचते हैं कि वो रात 1 बजे या 2 बजे आता है, लेकिन मेरा मानना है कि वो रात 3 बजे आता है। और रात के 3 बजे जब अनाथालय के सभी बच्चे सो रहे होते हैं तब बाहर से एक आवाज़ आती है और वहां की बिल्ली बाहर चली जाती है। सोफी भी अपने बिस्तर से उठकर बालकनी में आती है और देखती है कि वहां कुछ बिल्लियां हैं जो कूड़ेदान को पलटकर भाग रही हैं। ठीक उसके बाद घर के पीछे से एक विशाल हाथ आता है और उस कूड़ेदान को उठाकर ठीक से रख देता है, और इसके तुरंत बाद सामने एक विशाल दानव प्रकट होता है। सोफी उसे देख लेती है और वो दानव भी सोफी को देख लेता है। सोफी डरकर अपने बिस्तर पर वापस आ जाती है, लेकिन वह दानव खिड़की के पास आता है और सोफी को अपने साथ ले जाता है। हालांकि वो इंसानों से बचता था। जब भी कोई इंसान उसके सामने आता वो कभी लैंप पोस्ट का रूप धारण कर लेता तो कभी खुद को कार पर रखे सामान की तरह व्यवस्थित कर लेता। वो खुद को इंसानों और दुनिया से बचा रहा था। इसके बाद ये दानव सोफी को लेकर कई नदियों और झरनों को पार करते हुए बादलों से बहुत दूर किसी दूसरे देश में पहुंचता है, और यही दानवों का देश जायंट कंट्री है। यहां आने के बाद वह दानव सोफी को अपने घर के अंदर ले जाता है। सोफी यहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दानव कहता है कि यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यानी तुम यहां से नहीं जा सकती। हाँ, अगर तुम्हारे पंख होते तो तुम यहां से जा सकती थी। ये दानव बहुत बूढ़ा और विशाल है, और इसके बाद वो सोफी को अपनी हथेली पर रखता है। वो कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। सोफी को लगता है कि वो अब उसे खा जाएगा, और तभी सोफी को दूसरे दानवों के हंसने की आवाज सुनाई देती है। सोफी उस दानव से पूछती है, क्या यहां और भी दानव हैं? वह कहता है, हाँ, यहां और भी बहुत से दानव हैं, और वे सभी बहुत खतरनाक हैं। कोई इंसानों को कच्चा चबाकर खाता है, कोई बच्चों को निगल जाता है, कोई खून पीता है तो कोई खाल खींचकर उतार देता है। सोफी इससे डर जाती है। वह पूछती है, क्या तुम भी मुझे खाने जा रहे हो? वह कहता है, नहीं, मेरे लिए इंसान खाना असंभव है। दरअसल ये एक शाकाहारी दानव है जो इंसान नहीं खाता बल्कि कक्कड़ भुजा स्नोजकंबर नामक एक विशेष प्रकार की सब्जी खाता है, जिसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन वह इंसान या मांस नहीं खाना चाहता, इसलिए वह उसी सब्जी को खाकर जीवित रहता है। सोफी उससे पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? वह दानव समझाते हुए कहता है, दरअसल तुमने मुझे देख लिया था और तुम चिल्लाकर सबको बता देती, और फिर इंसान मुझे पकड़ लेते और इस दानवों के देश में आकर यहाँ के सभी दानवों को मार डालते। इसी वजह से मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा, और अब तुम्हें पूरी जिंदगी यहीं बितानी होगी। सोफी कहती है, नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। दानव कहता है, यहाँ से बाहर जाने की गलती भी मत करना, क्योंकि बाहर के दानव इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं। इसके बाद दानव सोफी को वहां रखी एक विशाल नाव में बिठा देता है, जहां से नाविक दूरबीन से सामने का रास्ता देखते हैं। फिर सोफी देखती है कि दानव अपने बैग से कुछ बोतलें निकाल रहा है, जिसके अंदर चमकदार रोशनी है। सोफी पूछती है, ये क्या है? दानव समझाता है, सपने। सोफी कहती है, मैं सोती नहीं हूं, मैं सपने नहीं देखती, क्योंकि सोफी को अनिद्रा की बीमारी है। इसके बाद वो दानव सोफी की वो कहानी की किताब उठा लेता है जो वो अपने साथ यहाँ लाई थी। अब ये दानव उस कहानी को पढ़ना शुरू करता है और सोफी सो जाती है। इसके बाद वो दानव जो वहां कुर्सी पर बैठा था वहां से दूसरी जगह जाता है और एक बोतल के अंदर से चमकदार रोशनी निकालता है। तभी सोफी की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि दानव नीचे नाव में सो रहा है। सोफी इस मौके का फायदा उठाती है और उस गुफा से, उस घर से बाहर निकल जाती है। जब वो दौड़ रही होती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक अत्यंत विशाल दानव खड़ा है, जो उसे पकड़कर लाने वाले दानव से भी कहीं अधिक विशाल है, और वो दानव उसे पकड़ लेता है। सोफी जोर से चिल्लाती है, लेकिन उस दानव पर इसका कोई असर नहीं होता और वो सोफी को जिंदा निगल जाता है। और तभी सोफी की आंख खुल जाती है। दरअसल ये एक सपना था और सोफी देखती है कि दानव सामने कुर्सी पर बैठा है। सोफी कहती है, तुमने ये किया है क्योंकि मैं सपने नहीं देखती, और ये सपना बहुत भयानक था। वह दानव कहता है, ऐसा करना जरूरी था, तुम्हें ये दृश्य दिखाना जरूरी था ताकि तुम कभी यहां से बाहर न जाओ। वह दानव उसे बताता है, यहाँ के दूसरे दानव मैं उनके सामने मूंगफली के समान हूं। वे बहुत विशाल हैं, वे इंसान खाते हैं। जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एक विशाल दानव वहां आता है और वो सोफी को पकड़कर लाने वाले दानव से कहता है, तुम किससे बात कर रहे हो? रंट। रनट का मतलब चिरकुट या तो छोटा है। दरअसल यहां सब उसे चिरकुट कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो अन्य दानवों की तुलना में आकार में बहुत छोटा है। वो कहता है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं, उसने सोफी को छिपा दिया था। यहां आया बड़ा विशाल दानव कहता है, मेरी उंगली में चोट लगी है, इसे ठीक कर दो, पट्टी बांध दो। जब वो छोटा दानव ऐसा कर रहा होता है तभी उसे इंसान की गंध आती है और वो आसपास ढूंढने लगता है।
सोफी वहां रखी सब्जी के अंदर घुस जाती है, जिसे यहाँ कक्कड़ भुजा कहा जाता है। जब ये दानव उस सब्जी को सूंघता है तो उसे आज इसमें अलग ही खुशबू आती है। असल में वे सब्जी नहीं खाते, लेकिन चूंकि इंसान सोफी उसके अंदर थी इसलिए उसे इसके अंदर अलग गंध आती है और वो उसे खाने के लिए तैयार होता है। ठीक तभी सोफी को लाने वाला दानव देखता है कि सोफी उस सब्जी के अंदर है और वो उस दानव के हाथ से लटक जाता है। वो उससे कहता है, तुम शायद भूल गए हो, तुम सब्जी से नफरत करते हो। और वो दानव उस सब्जी को नीचे फेंककर कहता है, हाँ, मैं सब्जी से नफरत करता हूं। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब वो दानव जो सोफी को पकड़कर यहां लाया है वो कहीं जा रहा है और तब सोफी उससे पूछती है, तुम कहां जा रहे हो? वो कहता है, मैं काम पर जा रहा हूं। सोफी उससे पूछना चाहती है कि वो क्या काम करता है, लेकिन वह उसे बताना नहीं चाहता। लेकिन सोफी की जिद पर वो कहता है, मैं सपने पकड़ने जा रहा हूं। सोफी कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन वह सोफी को साथ नहीं ले जाना चाहता क्योंकि बाहर सो रहे दानव अगर जाग गए और सोफी को देख लिया तो वे सोफी को जिंदा खा जाएंगे। इसलिए वो ये जोखिम नहीं उठाना चाहता। लेकिन जब सोफी बहुत जिद करती है तो वो सोफी को साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि सभी दानव बाहर सो रहे हैं और ये दोनों चुपचाप उन्हें पार करना चाहते हैं। लेकिन तभी उन दानवों की आंखें खुल जाती हैं और वे उससे कहते हैं, चिरकुट, तुम कहां जा रहे हो? वो कहता है, मैं अपने काम पर जा रहा हूं। वे दानव कहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम यहां से बाहर जाओ, क्योंकि अगर इंसानों को इस जगह के बारे में पता चल गया तो हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसके बाद सभी दानव मिलकर उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। सोफी मौका देखकर ठेला गाड़ी में छिप जाती है और तब चिरकुट दानव, जिसे सब मिलकर परेशान कर रहे हैं, उनकी ओर आसमान की तरफ इशारा करता है। वहां बहुत से बादल थे और वो कहता है, देखो, बारिश होने वाली है। दरअसल ये सभी दानव पानी से डरते हैं, यह एक तरह की एलर्जी है। और तभी बारिश शुरू हो जाती है और ये सभी दानव अपनी अपनी जगह पे अंदर जाकर छिप जाते हैं। मौका देखकर चिरकुट दानव और सोफी वहां से निकल जाते हैं। वे पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं और यहां तक कि बादलों के ऊपर पहुंच जाते हैं। सोफी कहती है, यहां से तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। वो दानव कहता है, मैं उनका गाना भी सुन सकता हूं। मैं इस दुनिया की हर आवाज सुन सकता हूं, चींटियों की बातें सुन सकता हूं, पेड़ों की कहानियां सुन सकता हूं। मेरे कान इस दुनिया की कोई भी चीज सुन सकते हैं। सोफी कहती है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रही हूं। दानव कहता है, लेकिन यही सच है। इसके बाद वहां एक झील है और झील के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल सुंदर पेड़ दिखाई दे रहा है और वो दानव उस झील में कूद जाता है। उस झील में कूदने के बाद वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जैसे कि ये उस पार जाने का एक रास्ता हो। इसके बाद सोफी भी कूद जाती है और वो भी उस पार पहुंच जाती है। ये सपनों का देश है और यहाँ सपने पेड़ों से ओस की बूंदों की तरह झड़ते हैं, जिन्हें ये दानव यहाँ पकड़ने आया है। सोफी और ये दानव बहुत सारे सपने पकड़ते हैं, लेकिन इस पेड़ से केवल अच्छे सपने ही नहीं गिरते बल्कि गंदे यानी बुरे सपने भी गिरते हैं। इसके बाद वे दोनों सपने पकड़कर वापस आने लगते हैं। अब वे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। और वो दानव छोटी सोफी से कहता है, यहां सब मुझे रंट या चिरकुट कहकर बुलाते हैं, लेकिन जीवन के एक मोड़ पर मैं किसी से मिला था जो मुझे बिग फ्रेंडली जायंट यानी दैत्य कहकर बुलाता था। और सोफी कहती है, आज से मैं भी तुम्हें बिग फ्रेंडली जायंट यानी BFG कहकर बुलाऊंगी। अब सपने पकड़ने के बाद वे लंदन की सड़कों पर जाते हैं जहां बच्चे अपने घरों में सो रहे हैं और BFG उन्हें नींद में बहुत अच्छे अच्छे सपने देता है ताकि उन्हें अपने जीवन और सपनों में सुख मिले। असल में BFG एक अच्छा दानव है, इसलिए वो सपनों की दुनिया से अच्छे सपने पकड़कर लाता है और सोते हुए लोगों के मन में उन सपनों को डाल देता है ताकि कम से कम वह उन सोते हुए लोगों के जीवन में सुख दे सके। यहाँ सोफी BFG से पूछती है, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इन सपनों के बारे में बताया था? वो कहता है, दानवों के कोई माता पिता नहीं होते। इसके बाद सोफी उसकी उम्र पूछती है। वह कहता है, इस दुनिया की उम्र जितनी है मेरी उम्र भी उतनी ही है। असल में दानव इस दुनिया में उसी समय से हैं जब से ये दुनिया बनी है, लेकिन वे इंसानों से छिपकर रहते हैं। और अब जब उनका काम खत्म हो गया है वे दानवों के देश वापस जाने को तैयार होते हैं। तब सोफी कहती है, मेरा कंबल कहाँ है? असल में उसका कंबल दानवों के देश में छूट गया था और दैत्य इसे लेकर चिंतित हो जाता है। वह कहता है, अब तुम्हारा और वापस जाना ठीक नहीं है। उन दानवों को जरूर पता चल गया होगा कि यहां कोई इंसान भी है। दैत्य उससे कहता है, बहुत पहले मुझे तुम्हारे जैसा एक छोटा दोस्त मिला था। उसके दिल की धड़कन तुम्हारे दिल की धड़कन की तरह ही शांत थी और फिर उसने मुझे देख लिया और मैं उसे दानवों के देश ले आया। उसी ने मुझे पढ़ना सिखाया था और तुमने जो लाल जैकेट पहनी है वो भी उसी छोटे दोस्त की है और मैं उसे उसकी दुनिया में वापस लाने से पहले ही बहुत देर हो गई थी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। और वो सोफी को छोड़कर वहां से चला जाता है। हालांकि सोफी उसे ऐसा न करने के लिए कहती है पर वो उसकी बात नहीं सुनता। सोफी अपने अनाथ आश्रम जाती है और वह अपनी बालकनी में खड़ी होती है। वो जानती है कि दैत्य आसपास ही है और वो वहां से छलांग लगा देती है और जमीन पर गिरने से पहले ही दैत्य वहां आता है और उसे पकड़ लेता है और उसे फिर से सोफी की जिद माननी पड़ती है
और वो उसे दानवों के देश वापस ले आता है। सब दानव यहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वे सब जानते हैं कि चिरकुट यानी दैत्य के पास एक इंसान है और ये दानव किसी भी तरह उस इंसान को खाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास वो कंबल है जिसमें सोफी की गंध लगी है। ये सब दानव पूरा घर तहस नहस कर देते हैं और बी ईफाजी उस कंबल को जला देता है जिसमें सोफी की गंध है और इन सब दानवों को अपने घर से भगा देता है। अब सोफी जब छिपी हुई है वो वहां एक तस्वीर देखती है और ये इंग्लैंड की रानी की तस्वीर है। ये तस्वीर देखने के बाद सोफी के दिमाग में एक विचार आता है। वो बी ईफाजी से कहती है, तुम एक बहुत ही भयानक सपना तैयार करो और इस सपने में रानी को दिखाओ कि 9 दानव इंग्लैंड में हैं जो बच्चों को मारकर खा जाते हैं, और उसके साथ मुझे और खुद को भी इस सपने में रखो ताकि हम जब रानी के सामने जाएं तो वे हमारी बात पर विश्वास करें। और दैत्य ठीक वैसा ही करता है। वो ऐसा एक सपना बनाता है जिसमें वो दानवों के देश में रहने वाले सभी दानवों की तस्वीरें, अपनी और सोफी की तस्वीर और बहुत सारे बच्चों की तस्वीरें भी देता है। और ऐसा एक सपना तैयार करने के बाद वो सोफी को लेकर उस जगह पहुंचता है जहां रानी रहती हैं और वे रानी की नींद में वो सपना फूंक कर डाल देते हैं। रानी वो सब कुछ देखती हैं जो वे उन्हें दिखाना चाहते थे और रानी जब जागती हैं तो वे बहुत डर जाती हैं क्योंकि ये एक बहुत ही भयानक सपना था जहां दानव बच्चों को खा रहे थे। रानी अपनी परिचारिका को इस सपने के बारे में बताती हैं। परिचारिका कहती है, मैम लेकिन वो तो एक सपना था। और परिचारिका जब अखबार देखती है तो वो कहती है, ये बहुत अजीब बात है, कल रात बहुत सारे बच्चे अपने घर से लापता हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने सपने में देखा था। तब रानी कहती हैं, पर्दा हटा दो। और जब वे पर्दा हटाते हैं सोफी खिड़की के पास खड़ी होती है। असल में उन्होंने इस बात को और साथ ही दैत्य को रानी के सपने में रखा था। इसके बाद सोफी दैत्य के बारे में बताती है और रानी से वादा लेती है कि वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। दैत्य रानी के सामने आता है और सम्मान के साथ उन्हें अभिवादन करता है। रानी भी अपना वादा निभाती हैं। यहाँ के सभी दानवों में एक बड़ी समस्या है कि वे कोई भी शब्द सही ढंग से नहीं बोल सकते, इसलिए दैत्य रानी को महारानी के बदले मर्जानी कहता है। दैत्य इंसानों को इंसान कहता है और वो लगभग सभी शब्द उल्टे पुल्टे बोलता है। यहाँ रानी उन दोनों का बहुत अच्छी तरह से स्वागत करती हैं, उन्हें अंदर आमंत्रित करती हैं, उन्हें अच्छा स्वादिष्ट भोजन खिलाती हैं और इसके बाद वे रानी को सारी सच्चाई बताते हैं कि कैसे दानवों के देश में ऐसे 9 दानव हैं जो बच्चों और इंसानों को खाते हैं। और रानी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो उनके साथ अपनी सेना भेजती हैं। दरअसल कोई भी दानवों के देश नहीं पहुंच सकता, लेकिन बीएफजी रास्ता दिखाता है और रानी की सेना बीएफजी का पीछा करते हुए हेलीकॉप्टर से दानवों के देश पहुंचती है। वे सब एक जगह रुकते हैं क्योंकि वे योजना के अनुसार हमला करना चाहते हैं और बीएफजी एक योजना बनाता है कि वो एक ऐसा सपना तैयार करेगा जिसे देखने के बाद वे सभी अपने किए पर पछताएंगे। और बीएफजी ऐसा ही एक सपना तैयार करता है, लेकिन वह जब यह सपना उन सोते हुए दानवों के मन में फूंक मारकर डालने जाता है ताकि वे यह सपना देख सकें, तब उसे याद आता है कि वह सपना फूंकने वाला यंत्र रानी के महल में ही भूल आया है और उसके बिना ये करना संभव नहीं है क्योंकि उन दानवों के पास जाना खतरनाक है। लेकिन ठीक तभी सोफी उस सपनों के पात्र को उठा लेती है और उस जगह पहुंचती है जहां सभी दानव सो रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उस पात्र को तोड़ पाती, सबसे बड़ा दानव जो इन दानवों का नेता है वो जाग जाता है और जब वो सोफी पर हमला करने वाला होता है, सोफी उस सपनों के पात्र को तोड़ देती है और वो सपना, वो रोशनी अन्य सोते हुए दानवों के मन में प्रवेश कर जाती है। और जब सभी दानव जागते हैं तो वे सभी पछतावा महसूस करते हैं। लेकिन जो दानव सबसे पहले जागा था, जो उन सबका नेता था, वो पूरी तरह से सचेत था और इससे पहले कि वो सोफी को मार पाता, बीएफजी वहां आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन बीएफजी उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो दानव बीएफजी को अपने हाथ में उठा लेता है और वो जैसे ही उसे मारने वाला होता है, हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाते हैं और वे इन सभी दानवों को पकड़ लेते हैं और समुद्र के बीच एक द्वीप पर छोड़ आते हैं। चारों तरफ पानी है। ये दानव पानी से डरते हैं, इसलिए वे समुद्र पार नहीं कर सकते और हमेशा के लिए इस द्वीप पर फंस जाते हैं। रानी उनके लिए यहाँ कक्कड़ भुजा के बीज भी फिंकवा देती हैं ताकि वे यहाँ उन्हीं बीजों से खेती करें और पूरी जिंदगी कक्कड़ भुजा खाएं। ये लोग कक्कड़ भुजा से नफरत करते हैं, हालांकि बीएफजी यही सब्जी खाता था। अब इन दानवों के पास और कोई रास्ता नहीं है, उन्हें पूरी जिंदगी इसी द्वीप पर रहना होगा, खेती करनी होगी और कक्कड़ भुजा खानी होगी। और अंत में दिखाया गया है कि सोफी अब अनाथालय में नहीं रहती, बल्कि वो रानी के साथ उनके महल में रहती है और अब वो अकेलापन और दुख बहुत कम महसूस करती है और वो जब चाहे बीएफजी से बात कर सकती है क्योंकि बीएफजी के कान इस दुनिया की सारी आवाजें सुन सकते हैं। दूसरी ओर बीएफजी दानवों के देश में अकेला रहता है। अब वो वहां केवल कक्कड़ भुजा ही नहीं उगाता, बल्कि और भी कई सब्जियां उगाता है और वो भी अपने जीवन में खुश है। सोफी हर सुबह सोकर उठती है और खिड़की के पास आकर बीएफजी को गुड मॉर्निंग कहती है, जिसे बीएफजी साफ सुन सकता है। और इसी सुखद अंत के साथ ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी की जाति चाहे जो भी हो, उनका रूप कैसा भी क्यों न हो, लेकिन यदि उनका दिल और इरादे नेक हों तो वे किसी का भी दिल और किसी का भी प्यार जीत सकते हैं।
और जो लोग अच्छे काम करते हैं और अच्छी सोच रखते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।